नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिनकी जिंदगी एक असाधारण सफर थी। एक ऐसा सफर जिसने भारत के सामाजिक और कानूनी ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो चलिए इस कहानी को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जिसे सार्वजनिक नल से पानी पीने तक की इजाजत नहीं, वो एक पूरे राष्ट्र के कानूनों का निर्माता, उसका आर्किटेक्ट कैसे बन गया? बस यही सवाल हमें उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष और संकल्प को समझने में मदद करेगा। देखिए, उनकी लड़ाई सिर्फ जरूरतों की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, हम चवदार तालाब पर सिर्फ पानी पीने नहीं जा रहे हैं, हम ये साबित करने जा रहे हैं कि हम भी दूसरों की तरह इंसान हैं। ये शब्द असल में उनके पूरे जीवन के मिशन का सार हैं। तो उनके इस मिशन को समझने के लिए सबसे पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जिसमें वो पैदा हुए थे। एक ऐसी दुनिया जो दीवारों से घिरी हुई थी, और वो दीवारें थीं छुआछूत की दर्दनाक हकीकत की। अपमान तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया था, और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई। स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। कोई सोच सकता है कि एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। उन्हें एक कोने में अपने अलग टाट के बोरे पर बैठना पड़ता था, जिसे कोई और छूता तक नहीं था। और बात सिर्फ बैठने की नहीं थी, अगर प्यास लग जाए तो वो स्कूल के नल को खुद छू भी नहीं सकते थे। पानी के लिए भी किसी और के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था। ये रोज के वो अपमान थे जो उनके मन पर बहुत गहरे जख्म छोड़ रहे थे। और ये भेदभाव स्कूल की चारदीवारी तक ही नहीं रुका। गांव का नाई तक उनके बाल काटने से मना कर देता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें अछूत मानता था। ये काम फिर उनकी बहनों को करना पड़ता था। शायद सबसे तकलीफदेह किस्सों में से एक तब हुआ जब वो बचपन में अपने पिता से मिलने के लिए भाई के साथ बैलगाड़ी से सफर कर रहे थे। रास्ते में किसी ने उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं पिलाया, क्योंकि सबको उनकी जाति का पता चल गया था। सोचिए, उन्होंने पूरा सफर बिना पानी के तय किया। ये अनुभव उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में खुद लिखा है। अब इन्हीं सब तजुर्बों ने भीमराव के अंदर एक आग जला दी। उन्हें ये बात साफ हो गई थी कि इस अंधेरे से अगर कोई चीज बाहर निकाल सकती है तो वो है ज्ञान। और बस यहीं से उनकी एक विद्वान बनने की यात्रा शुरू हुई, ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की यात्रा। और क्या शानदार तरीके से उन्होंने इस रास्ते को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर विदेश में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जब बहुत कम भारतीय विदेश जा पाते थे। ऐसे में ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, खासकर उस पृष्ठभूमि से आने वाले किसी के लिए। उनकी अकादमिक यात्रा का पैमाना ही कमाल का था। देखिए, 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचना, फिर 1917 में वहां से पीएचडी करना, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ साइंस और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि लेना। मतलब उन्होंने सच में ज्ञान की दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और उनकी ज्ञान की भूख का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके निजी पुस्तकालय, जिसका नाम राजगृह था, उसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरीज में से एक थी। वो सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं थे, वो सचमुच विचारों की दुनिया में जीते थे। लेकिन जब वो दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम लेकर भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि ज़मीनी हकीकत तो वैसी की वैसी ही है। अब वक्त था अपने ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का, सम्मान की लड़ाई लड़ने का। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना करके देखते हैं। हम सब गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में तो जानते ही हैं, जो नमक पर टैक्स के खिलाफ था। वो राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन उससे भी 3 साल पहले अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था, और वो था पानी के अधिकार के लिए। एक लड़ाई नमक के लिए, दूसरी पानी के लिए। एक राजनीतिक आज़ादी के लिए तो दूसरी इंसानी सम्मान के लिए। और पता है, उनकी लड़ाई सिर्फ सामाजिक सुधारों तक ही नहीं रुकी। 1942 से 46 के बीच वाइसरॉय की काउंसिल में श्रम सदस्य रहते हुए उन्होंने भारत के मजदूरों के लिए कुछ क्रांतिकारी सुधार किए। काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करना, कर्मचारी बीमा, महंगाई भत्ता और महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन। ये ऐसे सुधार थे जो उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं थे। इन सब की नींव उन्होंने ही रखी थी। और अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस शिखर पर,
उस मुकाम पर जहां उन्होंने अपने जीवन भर के संघर्ष और ज्ञान को एक ऐसे काम में लगाया जिसने हमेशा के लिए आधुनिक भारत की नींव रख दी, जहां वो एक राष्ट्र के निर्माता बने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही वो 3 सिद्धांत थे जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा बनाया। उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज को बनाना था जो अतीत की ऊंच नीच की व्यवस्था से पूरी तरह आजाद हो। मसौदा समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार बने। सोचिए, वो लड़का जिसे क्लास में बैठने तक की जगह नहीं मिली थी, आज पूरे देश का मुकद्दर उसके नियम और अधिकार लिख रहा था। ये उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उनकी क्रांति अभी पूरी नहीं हुई थी। जब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक का हक देने वाला हिंदू कोड बिल संसद में गिरा दिया गया, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों को सत्ता से ऊपर रखा और भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ जाति के लिए नहीं, बल्कि जेंडर इक्वलिटी के लिए भी उतनी ही मजबूत थी। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है और अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने एक और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये फैसला कोई अचानक नहीं था। 1935 में ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे। उनका मानना था कि इस धर्म में रहते हुए जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर दशकों के गहरे अध्ययन के बाद उन्होंने समानता के रास्ते के तौर पर बौद्ध धर्म को चुना। और फिर 1956 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब उन्होंने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का उनका आखिरी और सबसे ताकतवर ऐलान था। ये तस्वीर उनके उसी फौलादी इरादे को दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा आज भी उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट बुक है जहां कभी वो खुद एक स्टूडेंट थे। उनकी बौद्धिक विरासत आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। एक इंसान जिसने देश को बदलने के लिए 50,000 किताबों की एक लाइब्रेरी खड़ी कर दी। तो सवाल ये उठता है कि आज हम अपने दौर के कौन से जरूरी सवालों को बस अलमारियों में बंद रखकर भूल गए हैं।